नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सबसे बड़ा अखाड़ा में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। जी हां, आज बेहद खास दिन है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको कोई रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, बल्कि कुछ तस्वीरों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कहीं गाड़ी अटकी तो कहीं रस्सी लगाकर खींचना पड़ रहा है। दोनों तस्वीरें बेहद दिलचस्प है, चुनावी है और मकसद साफ है। सियासतदान जब जब सड़कों पर कुछ नया करते दिख जाए तो समझ लीजिए नेताओं को वोटरों की दरकार है। पहली तस्वीर बंगाल की है, जहां ममता दीदी को डर है कि जरा भी कमजोर पड़ी तो बीजेपी के स्पीड ब्रेकर में उनके चुनावी स्कूटर पर एक लंबा ब्रेक न लग जाए। ये ठीक उसी तरह से जैसे कांग्रेस गाड़ी ऐसी पटरी से उतरी कि उसे रस्सी से खींचना पड़ रहा है, जो इस वक्त शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में करते हुए नजर आ रही हैं, खींचते हुए दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त इसलिए भी लाजमी है कि चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में इलेक्शन की डुगडुगी बजा दी है और इसी के साथ केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनावी घमासान रैलियों का एक लंबा दौर शुरू हो जाएगा। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु में जहां एक चरण में वोटिंग संपन्न होगा, तो वहीं असम में 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। लेकिन सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है, जहां पर 8 चरणों में वोटिंग होनी है। जी हां, पश्चिम बंगाल में 8 फेजेस के अंदर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न होगी। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करते हुए कहा, चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन इन सबके बीच चुनावी तारीखों को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगा दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है केंद्र ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया है और ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के ऊपर मोर्चा खोलते हुए कहा कि आखिर बंगाल में 8 चरणों में चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं। कुछ और सवाल जो इस समय वक्त की दरकार के हिसाब से लाजमी नजर आ रहे हैं वो ये कि बंगाल में बजी रणभेरी, किसकी कैसी है तैयारी। तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में तारीखों के ऐलान के साथ ही बंगाल का सियासी तापमान क्यों बढ़ गया है। 8 चरणों में चुनाव, टीएमसी में क्यों है तनाव, चुनाव आयोग पर ममता को क्यों नहीं है भरोसा, लंबी चुनावी प्रक्रिया से किसको फायदा किसका नुकसान। जिस तरह से आरोप ममता बनर्जी लगा रही है कि 8 चरणों के जरिए 8 फेसेस में चुनाव कराकर यहां पश्चिम बंगाल में किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है, ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यही कि किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा। ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। यानी कि कुल मिलाकर तारीखों के ऐलान के साथ अब घमासान और ज्यादा होता हुआ चुनाव आयोग पर ही यहां टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने सवालिया निशान लगा दिया है। लंबी चुनावी प्रक्रिया से किसको फायदा होगा किसको नुकसान पहुंचेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो टीएमसी का कहना है ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता अनुमा आचार्य जी जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ टीएमसी से प्रवक्ता मंजीत सिंह इस समय जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत टीएमसी के प्रवक्ता के साथ मैं करना चाहूंगी। मंजीत सिंह जी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने खुले तौर पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं, आपको क्यों लगता है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है? और अगर 8 फेजेस में चुनाव हो रहा है तो आपको सबसे बड़ी आपत्ति किस बात पर? जी नमस्कार सभी को। और ये सवाल मैं आप ही से पूछूं उल्टा, अगर कि आपको नहीं लग रहा है कि बाकी सभी राज्यों में 2 या 3 चरणों में वोटिंग हो रहा है, तो खाली पश्चिम बंगाल में ही क्यों 8 चरण किए गए? क्यों बीजेपी इसका लाभ नहीं लेना चाहती है क्या कि हमारा सारा अमला एक तरफ से जो इनके स्पॉन्सर्ड वोटर्स हैं, जो इनके स्पॉन्सर्ड बाहर से लाए हुए अतिथि मेहमान गेस्ट होंगे, जो उनको कहीं यहाँ शिफ्ट किया जाए, उसके बाद दूसरे उसमें लेकर के जाया जाए, तो इन चीजों का लाभ लेने के लिए ही तो इन्होंने 8 चरण में किया है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को तो पूरी मशीनरी को इस्तेमाल करना आता है। इन्होंने किया कैसे सीबीआई का, कैसे ईडी का, कैसे अब इलेक्शन कमीशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं बाखूबी। तो ये बहुत रणनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि इनके अल्ले पल्ले तो है नहीं कुछ, जमीनी तौर पे तो कुछ है नहीं। अब ये कोशिश इसमें है कि वही
जो इनका कहीं की ईंट कहीं का जोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा का वो जो कहावत है वो लग करके जो बंदे इन्होंने टीएमसी वालों को किसी को लालच देकर, किसी को डर देके, किसी को कुछ दिखा के, सपना दिखा के जिनको जोड़ा है, तो अब उन्हीं को घुमाने के वो 3 4 5 लोग हैं जो टीएमसी से गए हुए हैं, उन्हीं के सहारे ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इसलिए 8 चरणों में किया गया है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, आपको उनकी मंशा पर ही डाउट हो रहा है? इसमें बहुत हंसने वाली जैसी बात है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ? इनका दुरुपयोग हो रहा है और ये होने दे रहे हैं। ठीक है, आपके मुताबिक इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ अनुमा आचार्य भी जुड़ी हुई है, कांग्रेस प्रवक्ता। अनुमा जी, आपका क्या स्टैंड, आपकी पार्टी का क्या मानना है? क्या आपको भी लग रहा है बीजेपी की चाल है पश्चिम बंगाल के अंदर 8 चरणों के में अंदर चुनाव करवाना, 8 फेजेस में इलेक्शंस वहां पर संपन्न करवाना? देखिए, जो एपरेंट है, जो जाहिर है, वो तो वो है, क्योंकि इस तरह से वो सारी मशीनरी को अपने पास रख के जिस तरह से बीजेपी काम करती है, और चुनाव ही एक उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य चुनाव ही है जिसका, जहां पे चुनाव के लिए हर तरह के, चाहे वो ऑब्जर्वर बदलने हो या एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर लगाने हो। अब देखिए, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, वहां पे पुलिस ऑब्जर्वर एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। तो वेस्ट बंगाल के ऊपर तो वैसे भी हम देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के ऊपर जहां राम और शक्ति के बीच में कंपटीशन करा के राजनीति कर रही है जो पार्टी, उसके ऊपर आप समझती हैं कि कोई विश्वास करेगा, कोई भी विपक्षी दल? और फिर 8 फेज में कराना, तो इस तरह से पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखने के लिए 3 सीट से क्या बीजेपी ये सोच रही है कि पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल के लोग उनकी तरफ करने की राजनीति मत करिए, क्योंकि लोग एक आध बार तो आ जाएंगे इन फरेब में, इन छलावों में, लेकिन अल्टीमेटली प्रिवेल कर जाएंगे, लोकतंत्र प्रिवेल कर जाता है। तो ये बात जो है ये बिल्कुल साफ दिखती है। बीजेपी पर जितने सवाल उठाने हैं आप लोग उठा सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा कर देना कितना जायज है? शिल्पा जी, इलेक्शन कमीशन पे तो शुरू से ही सवाल है। आप इलेक्शन इलेक्शन कमीशन को बोलिए तो वहां निवारण नहीं होता है। जो इलेक्शन कमीशन जो थे, जो उन बातों को मानते नहीं थे, उनको हटा दिया गया और उनको एक बैंक के चेयरपर्सन बनवा के भेज दिया गया, या खुद चले गए, जैसा भी हुआ। तो आप क्या समझती हैं, ईसीआई हुआ, इलेक्शन कमीशन हुआ, चाहे सीबीआई हुआ, चाहे ईडी हुआ, सबको ही तो सरकार के अंगूठे के नीचे हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो निष्पक्ष होंगे? और आप उनके कपड़ों से ही देखिए, पुराने, आजकल मैं भी कपड़ों से पहचानने लगी हूं, आजकल कपड़ों से पहचान रही हूं। जिन राज्यों में ऐसे तो कांग्रेस को जीत हासिल हो रही है, हालांकि काफी गिने चुने राज्य हैं, ऐसे में तो फिर वहां पर भी सवाल खड़े होना बनता है। फिर वहां पर निष्पक्षता पर क्यों ना सवाल खड़े किए जाएं? यानी कि आप लोग अगर जीत रहे हैं तो फिर निष्पक्ष है, और अगर आप लोगों की दाल नहीं गल पा रही है तो दाल मत पकाइए, दाल की जरूरत नहीं है। जहां दाल में काला जहां उनको समझ में आता है वहां 6 चरण में, 7 चरण में चुनाव, और जहां मालूम है कि कुछ नहीं, दाल भी नहीं गलने वाली है, वहां पे वो उठा के एक चरण के चुनाव है। तो ये आप बात समझिए कि ये सब बीजेपी की एक निर्धारित नीति, क्योंकि वो तो केवल इलेक्शन सेंट्रिक लोग हैं ना, तो वो इलेक्शन की ही बात करेंगे और इलेक्शन पर ही फोकस करेंगे, और सत्ता चाहिए, उसके बाद देश का क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये बात समझिए शिल्पा जी। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आनंद वर्धन भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, ये जो आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है, बीजेपी पर तो लगाया ही जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर भी जो सवाल उठाए गए हैं, इनका तर्क ये किस हद तक सही दिखाई दे रहा है, किस हद तक जायज ठहराया जा सकता है? क्या कुछ वहां पर परिस्थितियां, किस तरफ इशारा परिस्थितियां कर रही हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, कुल 824 सीट पे चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों, मतलब मैं पुडुचेरी को भी राज्य ही मान रहा हूं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन। 5 जगहों पे चुनाव हो रहे हैं कुल 824 सीट पे। उसमें से 404 सीट जो हैं, जो केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की हैं, उसमें आप एक फेज में चुनाव करा रहे हैं 6 अप्रैल को, और साथ में आप 2 लोकसभा के भी चुनाव उस दिन करा रहे हैं।
और ये इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपने जब वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम 6 अप्रैल को पुडुचेरी में इसलिए चुनाव करा रहे हैं क्योंकि वहां के लीडर्स की डिमांड थी कि तमिलनाडु से ऐसे लोग यहां आ जाते हैं जो चुनाव में गड़बड़ी करते हैं, और उन्होंने कहा था इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज कहा गया था। तो ये उन्होंने माना कि वहां के तमिलनाडु के लोग अगर हम किसी और डेट में चुनाव करेंगे तो वहां पुडुचेरी में आके उस चुनाव को प्रभावित करेंगे। अब अगर ये वाला एक आर्गुमेंट है और जो खुद चीफ इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, तो 294 सीट मतलब आप 404 सीट 3 राज्यों में अलग अलग, आपके पास उतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आपके पास उतना पैराफ्रंट एरिया है कि आप एक दिन में उस चुनाव को करा ले रहे हैं, साथ में 2 लोकसभा के भी चुनाव हैं। लेकिन जब वो बात आप आते हैं वेस्ट बंगाल में, तो आप 294 सीटों में 8 फेज में चुनाव कर रहे हैं, तो उंगली तो उठेगी। क्योंकि आपके पास, आप अब ये नहीं कह सकते कि मेरे पास भाई पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है, आप ये नहीं कह सकते मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो आप एक दिन में 6 अप्रैल को आप 404 सीट पे चुनाव करा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उंगली तो उठेगी आपके निष्पक्षता पे। ठीक है, ऐसे में मुझे जरा ये भी समझाइएगा, उसके बाद मैं इन सारे सवालों के जवाब रमाकांत मिश्रा जी से लूंगी कि ये जो फेजेस डिसाइड होते हैं कि कितने चरणों में चुनाव कराया जाना चाहिए, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? क्या नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखकर ये चीज डिसाइड की जाती है, या फिर इलेक्शंस को, पूरी जो इलेक्शन की प्रक्रिया होती है वो किस हद तक फेयर रखी जा सके, उसके हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है? मूल रूप से जो अभी तक इलेक्शन जितने होते आए हैं, खास करके जनरल इलेक्शंस की बात मैं कर लूं, उसमें यह होता है कि इलेक्शन कमीशन के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और एक उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज अपनी तरफ से कि उसके पास अधिकारी उतने हैं, और जो इलेक्शन कमीशन के जो होता है कितने ईवीएम जाएंगे, कितने कहां जाएंगे, और दूसरा उसको एक जरूरत होती है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, जो इस चुनाव को बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी इस तरह के बाहरी जो इस तरह के तत्व आ जाएं, उनके इसको करा ले। ये फैक्टर्स होते हैं जो इसमें काम करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन खुद मान रहा है इस बात को कि बाहर के तत्व आके पुडुचेरी में इस तरह की बात कर सकते हैं जो एक्सेप्टेड है, तो इसका मतलब अगर 8 फेज में आप कर रहे हैं, तो वो अगर हैंडफुल ऑफ लोग हैं जो इस तरह के चीजों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकते हैं, तो वो 8 जगहों पे करेंगे, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी है। मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूं। तो अगर आपके पास एक स्ट्रांग इस तरह के लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन के अनुसार गड़बड़ी कर सकते हैं, तो वो 8 जगह गड़बड़ी कराने का ज्यादा आसानी से उनके लिए ज्यादा सहूलियत होगी। यानी कि उस हिसाब से तो थोड़ी और सुरक्षा बढ़ा देती और कम से कम चरणों में चुनाव संपन्न करवा देना चाहिए था, उस लिहाज से अगर देखा जाए। भाई जब एक तारीख में 6 अप्रैल में आप 3 राज्यों में 404 सीटों पे चुनाव करा रहे हैं, ठीक है, यहां तो उससे कम 294 सीट है ना। हाँ। 1 तारीख में करा देते, 6 अप्रैल की जगह उसको 27 मार्च, जो भी आप अप्रैल की आपने 8 डेटें की हैं, 17 अप्रैल, 15 अप्रैल, 20 अप्रैल, आप किसी भी दिन करा। चलिए ठीक है, करा सकते थे। रमाकांत मिश्रा जी जवाब दीजिए। बहुत सारे सवाल आप पर, आपकी पार्टी पर खड़े हो रहे हैं, आखिरकार क्यों? ममता बनर्जी ने तो खुले खुले पूछा है, सीधे सीधे पूछ दिया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 8 चरणों के अंदर चुनाव की प्रक्रिया यहां पश्चिम बंगाल में संपन्न कराने के पीछे क्या मंशा है, किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं? देखिए शिल्पा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो मैंने अनुपमा जी की भी बात सुनी और टीएमसी के प्रवक्ता मंजीत सिंह जी की भी बात सुनी है हमने, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार की भी बात सुनी है हमने। देखिए, इस देश में वामपंथी विचारधारा वाले, तुष्टीकरण वाले या जो भ्रमित करने वाली राजनीति है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। देश आगे बढ़ रहा है। जो देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें कर रहा है, जो देश चाइना, पाकिस्तान के आंखों में आंखें डाल करके बातें करता है, जरूरत पड़ती है सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जरूरत पड़ती है एयर स्ट्राइक करता है, जिस देश में कांग्रेस जैसी पार्टी, टीएमसी जैसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये पार्टियां एयर स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगती है, वो चुनाव आयोग के ऊपर में, न्यायालय के ऊपर में, संसद के ऊपर में, राष्ट्रपति के ऊपर में, प्रधानमंत्री के ऊपर में संदेह न करे, ये थोड़ा सा सही नहीं लगता। ये संदेह तो होना ही था। देखिए, चुनाव आयोग के ऊपर में भी इन्होंने संदेह किया, जो 8 चरणों में इन्होंने किस लिए किया है, क्योंकि बीजेपी को फायदा होगा। अब बताइए, जो पश्चिम बंगाल का 294 सीट और पश्चिम बंगाल का सारी स्थिति सबको अवगत है, जो किस तरह से वहां पर गुंडागर्दी होती है टीएमसी के गुंडों के द्वारा, वहां पर
जो लेफ्ट वाले हैं उनकी गुंडागर्दी कैसी होती है, जो 25 साल से उन्होंने गुंडागर्दी करी, टीएमसी वालों ने जिस तरह से गुंडागर्दी करी। अगर चुनाव आयोग को लगता है जो कि इस कोर्ट 8 चरण में अगर मतदान होना है तो बिल्कुल सही सोच करके पूरी समीक्षात्मक परिचर्चा के बाद ही उन्होंने ये घोषणा की होगी। आप पर आरोप है कि आप लोगों को ज्यादा समय मिलेगा पर्दे के पीछे से खेल खेलने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए। देखिए, खेल खेलते हैं कांग्रेस वाले, खेल खेलते हैं टीएमसी वाले, खेल खेलते हैं आम आदमी पार्टी वाले, खेल खेलते हैं सीपीआईएम वाले। भाजपा ना खेल खेली है और ना अभी खेलेगी। भाजपा विकास के मुद्दे पर, भाजपा शिक्षा के मुद्दे पर, भाजपा स्वास्थ्य के मुद्दे पर, इस मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ती है। किसी भी स्टेट को उठा करके आप देख लें। आज भी मैं कह रहा हूं जो कि बंगाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिकरण, वहां का रोजगार, वहां पर जो गुंडागर्दी है, आप देखिएगा चुनाव खत्म होने दीजिए, भाजपा 200 सीट लेकर के आएगी और जब भाजपा सरकार बनाएगी वहां की गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको वादा करके इस चैनल पर जाता हूं। मंजीत सिंह जी जवाब दीजिए। टीएमसी पिछले 10 साल से वहां पर राज कर रही है, ममता बनर्जी की पिछले 10 साल से वहां पर सरकार चल रही है। आप लोगों की फिलहाल कितनी तैयारी है तीसरी दफा सिंहासन पर काबिज होने के लिए, वहां पश्चिम बंगाल की जनता के दिलों पर राज करने के लिए? और बीजेपी ये जो खुली चुनौती आप लोगों को दे रही है, कितने तैयार है आप लोग? देखिए, बीजेपी वालों का काम है शोर मचाना। ये बिना मतलब के शोर मचा करके अपने आप को पहले से ये कर देते हैं क्योंकि इनके पास ईवीएम नामक एक पुर्जा है जो वोटर नहीं है लेकिन वोट करता है। आप मेरी बात समझिए, जो ईवीएम के सहारे पे ये इतने दमगज्जे मारते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जमीनी हकीकत ये है कि पश्चिमी बंगाल में ये बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। इनकी बौखलाहट का कारण मैं बता दूं कि ये जो एक पूरे भारतवर्ष का किसान दिल्ली में जो बैठा हुआ है उसका असर होने वाला है। तो फिर तो आपको फेजेस को लेकर कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी। चाहे 8 फेजेस में हो, चाहे 18 फेजेस में हो, आप अपनी तैयारी इतनी पुख्ता रखे कि आपको कोई फर्क ही ना पड़े। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप हमारी जिम्मेवारी है ना, वो तो हमें बताना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास होता, जो आपके विश्वास, उठा रहे हैं, अगर आपको विश्वास होता अपने विकास के ऊपर में, अपने विकास के मुद्दे पर विश्वास होता तो आज ये क्वेश्चन आप नहीं उठाते यार। आपका विकास तो 7 साल में पैदा। मंजीत जी बोलिए। लोगों ने देख लिया है। हाँ। जो मॉडल आप लेकर के, गुजरात मॉडल जो लेकर के आए थे, वो मॉडल देख लिया लोगों ने कि उसमें कैसे लोग भागते हैं। सब गुजराती पैसा लेके देश का भाग रहे हैं। ठीक है, वो मॉडल लोगों ने देख लिया, पूरा देश बेच दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने किसान मोर्चा फेल हो गया तो उसको फेल करने के लिए आप किसानों से बातचीत में हार गए, तो आपने 26 जनवरी का कांड करवा दिया। ठीक है, तो वो मॉडल लोग देख रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं दिख रहा है। मंजीत जी आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। मंजीत जी बहकाने वाली राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? आज ही बहकाने वाली राजनीति मत करिए आप। कमीशन ने तारीखों का ऐलान किया है, आज से ही ये सियासी घमासान शुरू हो गया है। आप मुझे ये बताएं। मंजीत जी सुनिए, ठीक है, 26 जनवरी दीप सिंधु को जब डिबेट होगी तब हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अब आज जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों पर चर्चा करने की बजाय चीजें कम से कम वोट होनी चाहिए थी, जो कि सीधे सीधे जनता से सरोकार रखती है? वहां के विकास, वहां की शिक्षा, वहां के सड़कें, वहां की नालियां, उन पर बात होनी चाहिए थी। वहां की शिक्षा व्यवस्था, वहां के हेल्थ सेक्टर में बात होनी चाहिए थी। तो फिर बिल्कुल होनी चाहिए, आखिरकार इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? सुनिए, मैं ये एक बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां बम लेकर के पहुंचती है, बम के साथ बम लेके पहुंचती है। हमारे मंत्रियों के ऊपर बम फेंके जाते हैं, तो हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है क्या? आपको बोलने की जरूरत क्या है? सच को सच भी ना कहें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप लोगों ने जिस तरह से वहां पर आपने उनका उसको समझने की कोशिश करिए। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा आपको। नड्डा साहब के ऊपर में आपने जिस तरह से हमला किया आप लोगों ने, टीएमसी के गुंडों ने, उसको समझने की जरूरत है, उसको मंथन करने की जरूरत है। टीएमसी वालों को उसको समझिए।
अगर 8 चुनाव आयोग ने अगर 8 चरण में मतदान किया, चाहे 10 चरण करे, चाहे 4 चरण करे, अगर आपको विकास के ऊपर में अगर भरोसा होता तो आज इसके ऊपर में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते आप। आपको चुनाव आयोग के ऊपर में भरोसा नहीं, आपको न्यायालय के ऊपर में भरोसा नहीं, केंद्र की योजना को आप लागू नहीं करते, आप किसान सम्मान निधि योजना को लागू नहीं करते, आप क्या बात करेंगे? आप उस पर बात ज्यादा होनी चाहिए बजाय इसके कि कितने चरण है कितने नहीं। अनुमा जी। जी शिल्पा जी, देखिए ऐसा है, पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता को कहिएगा कि मैंने उनकी बात करते समय बिल्कुल बीच में नहीं बोला, तो मेरी बात के समय बीच में नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज ये है कि जिस बारे में वो बात कर रहे हैं कि हमारा विकास है और एजुकेशन है, हर चीज में तो फेल है, इकोनॉमी में फेल, एम्प्लॉयमेंट में फेल, इन्फ्लेशन में इतना ज्यादा, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया, रिलीजियस हेट्रेड हो गई, लॉकडाउन किस तरह से लगाया वो सबको मालूम है। मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश में 15 साल से ज्यादा है, सबसे ज्यादा बलात्कार वहां रिकॉर्ड होते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई हालत बुरी नहीं, उतनी अच्छी नहीं है, उत्तर प्रदेश की हालत तो सबसे खराब है। बल्कि तो इस तरह से ही जो जिस तरह की बात कर रहे हैं कि हम ऐसा वहां गुंडा राज है और हम उसको ठीक करेंगे, ऐसा नहीं है। आप गई है ना कलकत्ता, मैं तो गई हूं, अभी थोड़े दिन पहले गई हूं, और दार्जिलिंग गई हूं। कम से कम 2 अगर चीजें मैं उनको सैंपल की तरह लूं तो वहां पे इस तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं है। पर ये बीजेपी की फैलाई हुई गुंडागर्दी ज्यादा होती है। इनके रेटोरिक्स होते हैं, सुबह एक रट के आ जाते हैं, एजेंडा होता है, नैरेटिव होता है, फेक न्यूज होता है, लव जिहाद जैसी बातें करते हैं, मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया करते हैं। तो ऐसी पार्टी के ऊपर क्या भरोसा करना। थोड़े दिन लोग इनके फेर में आ गए थे नए इसमें, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो जनता है शांति प्रिय है और वो इन लोगों का असली चेहरा, चाल, चरित्र सब पहचानती है। तो चिंता ही मत करिए, बीजेपी को बहुत बड़ी हार मिलने वाली है। रमाकांत जी, अनुमा जी कह रही है कि आपका चेहरा बेनकाब होने वाला है, जबरदस्त हार आप लोगों को वहां पर मिलने वाली है, वहां की जनता को जवाब देने नाम सही लेंगे। अनुमा जी, अनुपमा जी आपने मेरा जो नाम बोला, सही लेंगे। अनुमा नाम है उनका। अनुमा जी ऐसा है, सॉरी अनुमा जी ऐसा है, आपने कहा दार्जिलिंग गए हुए थे, मैं कलकत्ता में 20 साल रहा हूँ, मेरा बेसिक स्टडी वहीं से हुआ है, मैंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य देखा है वहाँ पे, अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य देख रहा हूँ। वहाँ की जो गुंडागर्दी है, वहाँ की जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप जब आप जाएंगे अंदर, वहाँ पर देखेंगे एक छोटे छोटे क्लब का निर्माण होता है, 10 घर के बाद, 15 घर के बाद, वहाँ पर एक छोटे छोटे क्लब हैं। उस क्लब के अंदर में वहाँ पे वो रंगदारी वसूलते हैं वहाँ के बसिंदों से और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब गजब की विडंबना है वहाँ पे। अब कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जवाब देना चाह रही, इसी पॉइंट पर जवाब ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अनुवा जी बोलिए। मैंने 6 महीने IIM कलकत्ता में रहकर अपना सर्टिफिकेट इन बिजनेस मैनेजमेंट किया है और मैं शहर हर हफ्ते में 4 दिन जाती थी। तो जो कह रहे हैं, इतना डिसिप्लिन शहर है कि एक मॉल तक जाने में लोग लाइन में लग जाते हैं। फिर जहां पे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, मैंने वहां पे शांति प्रियता देखी। किस गुंडे की बात कर रहे हैं? क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं? जिस शहर में 20 साल रहे, उस शहर को इतना बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बदनाम करने की जरूरत कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पर बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है अनुमा जी। मैं बदनाम थोड़ी कर रहा हूं, वहां की जो परिस्थिति है वो आप लोगों को अवगत करवा रहा हूं, आपको और देश को अवगत करवा रहा हूं इस चैनल के माध्यम से। उस चीज को समझने की जरूरत है, राजनीति करने की यहां पर जरूरत कहां है। यहां पर जो जनता के साथ खड़ा रहेगा, जन जन के साथ खड़ा रहेगा, उनकी समस्याओं को समझेगा, उनके शिक्षा के स्तर को सुधारेगा, उनके स्वास्थ्य के स्तर को सुधारेगा, उसकी जरूरत है। चलिए ठीक है, तो वो आपकी जरूरत नहीं है ना। एग्जैक्टली चलिए ठीक है, वो जनता को तय करने दीजिए। आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा के जरिए यही समझने की हम कोशिश करेंगे कि फिलहाल तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर 8 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराए जाने का ऐलान कर दिया गया है, अब घमासान और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब तक जिस तरह से बंगाल के अंदर, वहां की धरती के ऊपर बवाल दिखाई दे रहा था, अब उम्मीद की जा रही है कि वो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे में ये सियासी लड़ाई किस दिशा की तरफ आगे बढ़ती हुई और किसे वहां की सत्ता हासिल होगी, कौन सत्ता से बेदखल होगा, क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगी या फिर बीजेपी वहां पर सफल हो जाएगी। रमाकांत मिश्रा जी, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बंगाल की जनता भी आपको देख रही है, देश की पूरी जनता आपको सुन रही है। आप जरा मुझे ये बताएं कि चलिए 8 चरणों में फैसला ले लिया गया है, अब आपके पास ऐसा कौन सा कोई चमत्कार है, ऐसा कौन सा आपके पास ब्लूप्रिंट है कि आप कह रहे हैं कि वहां बंगाल की जनता के सामने जो एक एक समस्या है वो सब आप खत्म कर देंगे? ऐसा क्या जादू आप लोग वहां पर कर देंगे? आखिरकार आप लोगों की इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह मैं जानना चाहती हूं।
क्या लगता है आपको कि बंगाल की जनता आप पर विश्वास क्यों करे? उसकी वजह है शिल्पा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, बंगाल का परिप्रेक्ष्य मतलब एक अलग ही डिफरेंट ही है। इसका पॉलिटिक्स भी है और सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी एक डिफरेंट है। आपने देखा होगा जो कि बंगाल में जिस तरह से इंडस्ट्रीज थी, वहाँ पे जिस तरह से रोजगार थे, हम लोग भी पहले यही समझते थे जो कलकत्ता ही बहुत ही डेवलप्ड सिटी है और कलकत्ता वेस्ट बंगाल बहुत ही डेवलप्ड विकसित राज्य है ये। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म, उसको कहते हैं मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म, ये जब से हुआ, ये आपको लेफ्ट के आपके टाइम से ही आपने देखा होगा, जो कि लेफ्ट के टाइम से ही ये चला आ रहा है ये। आप मुझे ये बताएं कि आप टीएमसी की कमजोर कड़ी पकड़कर यहाँ जीत हासिल करना चाहते हैं या अपनी मजबूती शो करके? देखिए, अपनी मजबूती, टीएमसी की कमजोरी से हमको क्या मतलब, वो तो अपने आप वो जनता देख लेगी। हम अपनी जो विकास की जो नीति है, जो पूरे देश में पूरे विश्व में आपको उसका डंका हमारा बज रहा है जय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी तरह से हम विकास के मुद्दे पर ही हम जहां भी जाएंगे, जिस स्टेट में चुनाव लड़ेंगे, हम विकास के मुद्दे पर ही मंजीत सिंह जी, इसी विकास के मुद्दे पर अब यहाँ बंगाल की धरती पर बीजेपी आप लोगों को हटाने का ख्वाब संजोकर बैठी है। आप लोग इसे कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? यह चुनौती आपको लिए लग ही नहीं रही? आपको पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता आप ही को प्यार देगी? बिल्कुल 100%। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो प्रशांत किशोर ने कहा था, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। गारंटी दे रहा हूं इस बात की, क्योंकि वहां पे लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ चुका है। ये फेंकू पार्टी है। प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी फेंकते हैं। नहीं, देखिए, सब जगह गलत साबित हुए हैं। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री सही कहां साबित हुए? 15 लाख रुपए देंगे, आया वो? उसके बाद आपके होम मिनिस्टर साहब बोल देते हैं, गृह मंत्री जी अमित शाह जी बोल देते हैं कि वो तो एक चुनावी जुमला था। तो ये बंगाल बेचने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा भारत बेच दिया, बंगाल अभी तक बचा हुआ था। मुझे लग रहा है कि बंगाल की बंदरगाह का सौदा अडानी से या अंबानी से हो चुका होगा पहले से। अब उसको बेचने के लिए वहां पे बहुत तत्पर है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन, ईडी और ये सीबीआई, आईबी, रॉ सबको लगा दिया वहां पे। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आनंद वर्धन जी भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, मुझे जरा ये समझाए कि चलिए ठीक है, सियासत अपनी जगह है, सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन 5 विधानसभा चुनाव संपन्न करवाना इलेक्शन कमीशन के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती थी, वो भी कोरोना काल के अंदर, कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का पालन करवाते हुए। ऐसे में क्या उसी के मद्देनजर ये सारे चरण तय किए गए होंगे और जहां जिस राज्य का जैसा सियासी माहौल होता है उसे ध्यान में रखा गया होगा? देखिए, ये बिल्कुल 100% श्योर है कि राज्य का, जैसा आपने कहा, सियासी माहौल ही देख के इसके निर्णय लिए गए हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इससे ज्यादा कोरोना था जब बिहार का इलेक्शन हुआ था। उस समय ज्यादा लोगों के मतलब लोग डर था। उस समय ज्यादा संक्रमण की स्थिति थी। उस समय बिहार के चुनाव हमने सक्सेसफुली कराए हैं और कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो जहां तक कोविड और कोरोना की बात है, मैं उसको डिस्काउंट करता हूं, उसका कोई बात वो नहीं है। ठीक है, वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना ही अपनी जगह है। एक तरफ मैं आप लोगों का ध्यान और देना चाहता हूं, 824 सीट में बीजेपी की जो ओरिजिनली जब वो लड़ी थी और जब वो जीत के आई थी, तो उसके पास 64 सीट थी 824 में। 60 सीट आसाम में, 3 सीट उसके पास वेस्ट बंगाल में और 1 सीट केरल में। पुदुचेरी और तमिलनाडु में उसके पास 0 सीट थी। वो आज की तारीख में वेस्ट बंगाल में, थोड़ा ये समझ लीजिए कि वो जो 3 सीट ओरिजिनली जीती थी, आज जब विधानसभा खत्म हुई है तो उसके पास वो 27 हो गए हैं। मतलब उसके एमएलए 3 से 27 हो गए हैं। वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। उस पर पॉलिटिकल पार्टीज टिप्पणी करेंगे कि वो क्यों आते हैं और क्यों नहीं आते हैं। वो भाई ओवरनाइट उनको क्या समझ में आता है। लेकिन ये चीज तय बात है कि आसाम विद 60 सीट्स और वेस्ट बंगाल जहां पे उनके 27 सीट्स हैं, उनकी स्टेक्स ज्यादा हैं और वहां पे वो एक फेज मैनर में कराना चाह रहे हैं। केरल में उनकी 0 सीट, केरल में 1 सीट है पुडुचेरी, और पुडुचेरी में चूंकि अभी इलेक्शन से जस्ट 10 दिन पहले वो कुछ तोड़फोड़ हुई और प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, वो अपने में भी एक डिबेट का विषय था। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे इन 3 जो हमारे साउथ के राज्य हैं, उनकी कोई स्टेक्स नहीं है। तो वहां पे तो वो एक साथ
6 अप्रैल को एक दिन पूरे तीनों राज्यों में करा ले रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे उसको फेज मैनर में जरूर ऐसा कराया जा रहा है, और इसमें वो माने चाहे ना माने, लेकिन ये उंगलियां तो उठेंगी और लोग प्रश्न तो करेंगे ही, क्योंकि अगर आप 3 सीट से 27 सीट हो जाते हैं और ये सब प्रश्न वैसे हैं। और मैं एक चीज और इलेक्शन कमीशन की बात कर दूं, जहां तक निष्पक्षता की बात है, मैं एक पुरानी बात भी याद दिला दूं। और अभी बता माफी के साथ आपको रखना चाहूंगी सर, एक चीज और जरा बताइएगा, जिस तरह से अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की धरती से तमाम बवाल की तस्वीरें हमने देखी, बहुत सारे अटैक के मामले हमने सुने, उसमें बीजेपी नेताओं के ऊपर भी अटैक हुए, टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर भी अटैक हुए, इन तस्वीरों को भी चुनाव आयोग ने जाहिर तौर पर अपने जहन में रखा होगा। मैं देखिए, ये मेरा थोड़ा आंसर ऐसा हो जाएगा कि फिर लगेगा कि मैं पॉलिटिकल आंसर दे रहा हूं। एक आप अगर इस तरह से अगर आप देख लीजिए कि जहां जहां पे एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं है वहां पे कोई अमन चैन है, वहां इलेक्शन कमीशन आराम से इलेक्शन करा ले रहा है, और जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव हो जा रही है तो वहां पे सारी समस्याएं हो जा रही हैं, चाहे वो असम हो चाहे वेस्ट बंगाल हो। तो अगर उसको इस नजरिए से भी तो आप देख सकती हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी वहां जहां भी एक्टिव होती है वहां गुंडागर्दी बढ़ने लगती है, वहां इस तरह की आशंकाएं होने लगती हैं, और जहां पे उस पॉलिटिकल पार्टी का वजूद नहीं है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे पुडुचेरी हो, और चाहे वो केरल हो, वहां कोई समस्या नहीं है। इलेक्शन कमीशन बहुत राजी खुशी एक चरण में सारे चुनाव करा लेता है। तो इसका आंसर एक ये भी हो सकता है। चलिए ठीक है, रमाकांत जी इशारा समझ ही गए होंगे आप, क्या लग रहा है आपको? जी, मैं आनंद जी से बड़ी ही विनम्रता से एकमात्र प्रश्न पूछना चाहता हूं, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। क्या इलेक्शन कमीशन ने 8 चरण में वेस्ट बंगाल का चुनाव कराने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, क्या आपको भी इस पे संदेह है? जैसे मतलब और पार्टियां जैसे कांग्रेस उठा रही है या टीएमसी उठा रही है। मैं मात्र विनम्रता से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं सर। हाँ रमाकांत जी, मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, एक बहुत पुराना फ्रेज है कि ये जो जस्टिस है वो दिखनी भी चाहिए कि जस्टिस हो रही है। तो अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता और मेरी मजबूरी अगर 8 फेज होती तो मैं यहां पे भी 2-4 फेज में करा देता। कम से कम ये आरोप मेरे ऊपर नहीं लगता, क्योंकि 404 सीटों पे 3 राज्यों में आप एक साथ अगर करा रहे हैं तो आपके पास ये बिल्कुल, और आप खुद कह रहे हैं कि ऐसे तत्व जो चुनाव में गड़बड़ी करते हैं वो पुडुचेरी में ना आ जाएं, इसलिए हम पुडुचेरी में भी 6 अप्रैल को करा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन का आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ही खोल के देख लीजिएगा। तो इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं कि इस तरह के वो तत्व हैं। एक दिन में अगर आप कराते तो आप रिस्ट्रिक्ट करते, आपके पास वो बल था। आप एक दिन में अगर कराएंगे तो ये मानी हुई बात है कि वो जो इस तरह के गड़बड़ी करने वाले तत्व हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, वो इधर से उधर कैसे मूव करेंगे ये सबको पता है। कि जहां जहां आपकी पार्टी एक्टिव होती है चुनाव के मद्देनजर वहां इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, इस तरह से वहां पर बवाल बढ़ता चला जाता है। देखिए, देश चाहे में वो सड़कों पर हो चाहे वो सियासी बवाल। शिल्पा जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा। इस देश में आज तक 70 सालों से जिस पार्टी ने शासन किया, आजकल मतलब भ्रमित करने वाली ही तो राजनीति करी इसने। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण मैं इनके सामने में रखना चाहूंगा। धारा 370 को ले लीजिए। इसमें एक टेम्पररी वर्ड था जो नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट ने उस चीज को समझा, उस शब्द को समझा, और शब्द को समझ करके टेम्पररी हटा दिया, और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया सदा के लिए। ये कांग्रेस, ये 3 पार्टी, ये आपका जम्मू कश्मीर का 2 पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और ये फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस, ये तीनों ने मिलकर करके इस 70 साल में इस देश को इस तरह से बेवकूफ बनाया, जैसे हम लोगों को भी राजनीति क्षेत्र में होते हुए भी हम लोगों को भी इस तरह की भ्रमित करने वाली राजनीति जिस पार्टी ने करी। आज अगर भाजपा निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंटेड राजनीति कर रही है तो इनको पता नहीं क्या पेट में दर्द हो जाता है। बस यही वजह है जो कि आज किसी भी राज्य में अगर भाजपा चुनाव लड़ने जाती है तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से संजोग करके राजनीति को रखा था, जिस तरह से भ्रमित करने वाली राजनीति करी थी, वो सारा पोल खुल गया। ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो टीएमसी हो चाहे कांग्रेस हो। ठीक है अनुमा जी, आप लोग एक्सपोज हो गए हैं, ये बीजेपी का कहना है, और इसलिए आप लोगों के अंदर ये बौखलाहट, और खासतौर पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर। देखिए शिल्पा जी, आपको मेरे चेहरे पे बौखलाहट तो बिल्कुल नहीं दिख रही होगी। आज मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मान रही हूँ 2 कारणों से। पहला कारण ये कि आज मैं आनंद वर्धन जी के साथ बैठी हूँ, जिनको मैं अक्सर सुना करती हूँ। दूसरी चीज ये कि बहुत समय के बाद मुझे बीजेपी के एक सौम्य प्रवक्ता मिले हैं जो रिटोरिक्स पर तो हैं लेकिन भाषा सस्ती इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये 2 चीजें आज मेरे साथ हुई हैं। अब रहा सवाल एक्सपोजर का,
मैं आपको बताऊं कि 370 के जो महीन धागे से जिससे हमने कश्मीर को बांध रखा था ना, उसके रिश्ते इनको नहीं समझ में आएंगे। इनके परिवार वाले लोग नहीं हैं इनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, तो वो नहीं समझ पाएंगे ये बातें। तो उसके बारे में हम ना बात करें तो अच्छा है। अब बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बाद भी, हो चुके थे एक समय, लेकिन उसके बाद भी हमेशा बातें क्रिटिसिज्म लोगों का करते जाते थे। आज अमित शाह जी को मैंने सुना थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उखाड़ फेंकेंगे। अरे भैया, ये विपक्ष है, यहाँ पर कोएग्जिस्टेंस में रहना सीखिए। सत्ता पक्ष भी रहेगा, कोएग्जिस्टेंस में विपक्ष भी रहेगा, सहजीविता समझिए। और ये देश किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये हम सबकी धरोहर है, बड़ी गौरवशाली धरोहर है। और एक चीज और कि चुनाव के पहले मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत बड़ा डर है कि ये जो वेस्ट बंगाल के अभी चुनाव हो रहे हैं, एक बहुत भयंकर घटना हो जाएगी, क्योंकि ये पैटर्न में आ रहा है। जैसे जिस जगह का अपनी तरफ रिजल्ट करना हो, लोगों को डरा देते हैं पहले, तो लोगों को डराएंगे और फिर उसके संबल की तरह खुद दिखेंगे। कोई हिंदू संगठन पे, मंदिर पे कोई आक्रमण पक्का होएगा। आप देखिए, जो पैटर्न की बात कर रहे हो, पैटर्न, आप समझिएगा, ये मेरे अंदेशे हैं, ये मेरा अंदेशा है, और ये होगा। और उसके बाद वहां के लोगों को डरा दिया जाएगा। उसी डर में कुछ लोग ये सोचेंगे, अरे हिंदू खतरे में हो गया, तो इनको वोट दे देंगे। ये एक चीज है। और दूसरी चीज है कि ये जितना भी जो आप कह रहे हैं ईसीआई, और यही है ये सारी की सारी कहानी। अब आप मुझे ये बताएं अनुमा जी, अगर इलेक्शन कमीशन पर ही विश्वास नहीं होगा तो आज तो 4 तारीखों का ऐलान होगा, फिर उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे, फिर ईवीएम पर भी सवाल उठाए जाएंगे। अगर आप लोगों के फेवर में आंकड़े आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, और अगर फेवर में नहीं आते हैं तो वही सारे पुराने सवाल। अच्छा शिल्पा जी, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, सेना से आती हूँ तो ये सवाल पूछूंगी। हमारी सेना का हमेशा शौर्य हमेशा से अच्छा रहा है। पिछले 6 साल में अचानक सेना नहीं बनी है, लेकिन हमारी सेना का जब चुनावी इस्तेमाल हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री पर क्यों कोई कार्यवाही नहीं की? मेरा इसीलिए, जब इलेक्शन कमीशन इस तरह से झुकता है ना, तो दिखता है, और जब दिखता है तो सवाल होते हैं, और सवाल होते हैं तो डिबेट होती है। और थैंकफुली आज बहुत सौजन्य डिबेट हुई है बहुत दिनों के बाद। रमाकांत जी जवाब दीजिए, बहुत सारे सवाल अनुमा जी ने आपसे पूछे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए शिल्पा जी, अनुमा जी ने हमें अपने शब्दों से नवाजा है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई आज इस डिबेट में, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं जो कि इस तरह के शब्द आज हमारे लिए उन्होंने किया है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं इस चीज़ के लिए। उन्होंने एक चीज़ कहा है, जो कि यह देश एक परिवार की संपत्ति नहीं है। इस चीज़ को ये माना है इन्होंने, ये मुझे बहुत खुशी हुई है। जो कि जो राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी इस देश को अपना समझती थी, एक परिवार का समझती थी, जो ये भारत देश ये हमारा है और ये इसमें किसी का दखल नहीं चल सकता। हम जो करेंगे, हम जो गलत करेंगे, हम किसी की जमीन हड़प लेंगे, हम किसी को भ्रमित करेंगे, हम किसी को जैसे भी करेंगे बहकावे में रखेंगे, चलती रहेगी। लेकिन देश ने इस चीज को नकार दिया, और आज 6 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का बिगुल पूरे विश्व में बज रहा है। इस चीज को समझने की बताए रमाकांत जी, जहां जहां बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आने लगती है, वहां तमाम चीजें इतने बिगुल जो बज रहा है पर क्यों पहुंच जाती है? मैं वही तो आपको मैंने बताया, मारने वाली जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? देखिए, भाजपा की राजनीति ट्रांसपेरेंटेड है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंटेड है। उसका इस तरह से पारदर्शी क्रियाकलाप, उसके जो भी विकास के कार्य हैं पारदर्शी हैं। ये कांग्रेस की तरह एक तह पर देश वाले को किसी को पता नहीं चलना चाहिए जो हम क्या कर रहे हैं। भैया हम तो इतने ट्रांसपेरेंट है, और इसी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम जनता के बीच जाएंगे, बकायदा परिवर्तन यात्रा के जरिए भी, और तमाम जो कैंपेनिंग वहां पर की जा रही है, 2 करोड़ लोगों से जुड़ते हुए मैनिफेस्टो बनाने तक की बात जो बीजेपी कर रही है, अब ट्रांसपेरेंसी के दम पर ही हम जनता से वोट मांगेंगे, उनका प्यार मांगेंगे। देखिए, इनकी ट्रांसपेरेंसी ये है कि ये एक महिला को, जो उस प्रांत की मुख्यमंत्री हैं, उसको बुला करके उसको अपमानित करते हैं। ये इनकी ट्रांसपेरेंसी है। आप लोग तो महिलाएं हैं, आप लोगों को इनको कभी इनको भी आईना दिखा देना चाहिए कि कैसे ममता दीदी को इन्होंने बुला करके उस प्रोग्राम में, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में बुला करके इन्होंने लज्जित किया, उनको अपमानित किया। ठीक है, और जय श्री राम बोल रहे हैं, जैसे वो बोलने लगती थी जय श्री राम। अरे जय श्री राम इनके भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट करवा लिए हैं क्या?
जय श्री राम हम नहीं बोल सकते? जय श्री राम और कोई नहीं बोल सकता? बोल क्या सकता है, हर कोई बोल सकता है। अगर जय श्री राम हमें के कोई नारे वहां समस्या पर नहीं लगे है। तो क्या समस्या है? देखिए हम वही तो कह रहे हैं कि दुर्गा माता की जय भी बोलिए, जय श्री राम भी बोलिए। जैसे ही वो बोलने लगती थी तो नारा लगाया जाता था। तो नारा लगाओ ना। हम चलिए मैं भी बोल रहा हूँ, सुनिए मैं भी बोल रहा हूँ जय सिया राम, जय श्री राम। ममता दीदी से पूछ लीजिएगा मंजीत जी, एक महिला ममता दीदी से पूछ लीजिएगा जय श्री राम के नारे लगाऊं या नहीं लगाऊं, जय श्री राम के नारे लगाऊं या नहीं लगाऊं, ममता दीदी से पूछ लीजिएगा। किसी ने नहीं रोका है, मुझे किसी ने नहीं रोका है। ये अरे जय श्री राम के नारे अगर भारत में नहीं लगाएंगे तो क्या पाकिस्तान में लगाएंगे? क्या चाइना में लगाएंगे? क्या इस चीज को समझने की जरूरत है आपको। आप लगाइए नारे, जय श्री राम जी का नारा लगाइए, जय माँ दुर्गा भी बोलो। जय माँ दुर्गा के नाम पे वहां पे आपको क्या तकलीफ है? वहां पे अगर वो जय माँ दुर्गा बोल रही है तो उससे आप लोगों को क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं। जय माँ दुर्गा, पाकिस्तान की माता, जय माता दी, जय श्री राम, अगर ये शब्द अगर हम भारत में नहीं बोलेंगे तो और कौन से देश में बोलेंगे? आप जरा स्पष्ट करिए। आप किसी को अभी आप स्पष्ट करिए, अभी आप स्पष्ट करिए। आप गलत है। हमारे लिए जय श्री राम, किसी जय को माता दी, अपमानित करने के जय लिए माँ दुर्गा, जय श्री राम नहीं बोल सकते आप। लेकिन आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ममता दीदी को जाकर के पूछ करके फिर लगाइएगा आप नारा। किसी महिला को अपमानित करने के लिए आपको ये इन नारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक नारे हैं, ये मंदिर में बोला करो। ये जैसे आप भगवान की पूजा करने जाते हो, जैसे मंदिर में विकास के ऊपर में जैसे मंदिर में पूजा करने जाते हो ना, 10 चरण हो चाहे 2 चरण हो, जय श्री राम। भाजपा विकास के मुद्दे को लेकर के पश्चिम बंगाल में जाएगी और वहां सरकार बनाएगी। आप इस चीज को समझिए। बम लेकर के जा रहे हो आप लोग, बम विस्फोट करवा रहे हो वहां पे, उस जमीन को पकड़ने की कोशिश बम विस्फोट करवा रहे हो वहां पे जाकर के। जमीन खिसक चुकी है। आप लोगों ने गुजरात में गोधरा कांड किया, उसके बाद कितने मुसलमानों का कत्ल किया वहां पे। आपको संसद के ऊपर में भरोसा नहीं, आपको चुनाव आयोग के ऊपर में भरोसा नहीं, आप भरोसा किस पे कर रहे हैं? आप किस पे भरोसा कर रहे हैं? आप मंजीत जी ऐसे में एक बात बताएं, आप खुद ही मान चुके हो इस बात को। तो अच्छा ठीक है मंजीत मंजीत जी, आप लोगों ने ये ट्रेडमार्क बना लिया है। 2 मई को जब रिजल्ट सामने आएगा, अगर आपके फेवर में आंकड़े आ गए तो क्या तब भी आप इसी इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करेंगे? बिल्कुल। देखिए वो तो पब्लिक का, वो तब पब्लिक का मैंडेट हो जाएगा। हाँ पब्लिक का मैंडेट ही तो है, लेकिन और अगर पब्लिक का मैंडेट बीजेपी के फेवर में जाता है तो इनकी तरफ इलेक्शन कमीशन का मैंडेट हो जाएगा, ईवीएम का मैंडेट हो जाएगा। कोशिश हो रही है उसको मैनिपुलेट करने की। चलिए ठीक है, इसको जनता पर ही छोड़ देते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय इतना ही था। मैं आप सभी से फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। सबसे पहले अनुमा आचार्य जी, आप क्या कहेंगी? फिलहाल पश्चिम बंगाल में सियासी हवा किस तरफ इशारा करती हुई? ये तो जस्ट शुरुआत है, आज तो तारीखों का ऐलान हुआ है। अभी जैसे जैसे तारीखें पास आएंगी, जैसे जैसे 8 चरण गुजरते जाएंगे, वैसे वैसे सियासी उबाल आता चला जाएगा और ना जाने कैसी कैसी तस्वीरें देखने को मिलेगी। शिल्पा जी, इलेक्शन कमीशन ने 12 पलटन मांगी है सीपीएफ की, तो मुझे लगता है कि वही इटसेल्फ ये बताता है कि वो उस तरह के लोगों को, जो लोग टीएमसी के होंगे उनको जेल में भर देंगे या दूसरी विपक्षी पार्टियों के, और जो बीजेपी के होंगे उन्हें छोड़ देंगे, इस तरह की बात होगी। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, चाहे मैंडेट फेवर में आए टीएमसी के या कांग्रेस के या वो उसके अपोजिट में आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फेयर काम नहीं किए हैं। काफी समय से ये चीजें ऑब्जेक्शनेबल हैं और वो चलती चली जा रही हैं, मैंडेट फेवर में आए या ना आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का बायस बहुत साफ दिखता है, वो दिख रहा है। चलिए ठीक है, रमाकांत मिश्रा जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए बहुत सारे आरोप आपकी पार्टी के ऊपर। बंगाले खेला होबे, हाँ। बड़ो खेला होबे, हाँ। लेकिन ए खेलाटा विकासेर खेला होबे। हाँ, मतलब भी समझा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि बंगाल में खेला होगा, टीएमसी जाएगी, भाजपा आएगी और केवल विकास के मुद्दे पर। चलिए, विकास विकास विकास।
ये मैजिक फिगर है 148, 148। जो 148 क्रॉस करेगा वो सरकार बना लेगा। मुझे आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि किन्हीं भी कारणों से जो जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, उसमें एक चीज यह है कि अगर कोई भी पार्टी 148 की फिगर नहीं क्रॉस कर पाई तो बीजेपी को मुश्किल होगा अपने एलाइज ढूंढने के लिए, क्योंकि बीजेपी ने ऐसी पॉलिटिक्स कर ली है कि ना उसके साथ सीपीएम आएगा ना कांग्रेस आएगा। नंबर एक। नंबर दो, इसलिए ऐसा लगता है कि अगर वो 148 की फिगर अगर बीजेपी नहीं क्रॉस करती है तो सरकार जो भी पार्टीज हैं वो बनाने की में ज्यादा उनकी दावेदारी होगी। दूसरा, महाराष्ट्र में जैसे शरद पवार ने एक खूंटा गाड़ के लोकल थे, उन्होंने वहां पे जब बहुत क्लोज इलेक्शन था तो उन्होंने सरकार बनवा ली थी। वैसे ही मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन क्लोज हो गया और किसी पार्टी का भी बहुमत नहीं हुआ, उसमें एडवांटेज ममता जरूर रहे। चलिए ठीक है। मंजीत जी, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो मैं आपका भी फाइनल कमेंट चाहूंगी। आप कितने कॉन्फिडेंट? ममता बनर्जी को तमाम आपत्तियां हैं, लेकिन फिर भी मैदान में वो कितनी ताकत के साथ डटी हुई है? लगता है संपर्क हमारा कट गया, उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय बस इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तो रणभेरी चुनाव की बज चुकी है, डुगडुगी बज चुकी है, ऐलान कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि 27 मार्च से जब ये पूरी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, हालांकि सबसे ज्यादा जो दिलचस्प तस्वीरें हैं वो पश्चिम बंगाल में ही नजर आने वाली है। इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम आशंकाएं जताई जा रही है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ वहां पर होता है। हालांकि टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया गया है 8 चरणों को लेकर, लेकिन फिलहाल इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी तैयारियां पुख्ता करते हुए कि शांतिपूर्ण तरीके से, फेयर तरीके से यहां पर इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाया जा सके, किसी भी नुकसान से परे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कैसे आखिरकार इसे इंप्लीमेंट करवाया जाता है, धरातल पर उतारा जाता है। इसके लिए हमें करना होगा इंतजार, और नतीजा 2 मई को सबके सामने आ ही जाएगा। ऐसे में साबित हो जाएगा किसके दावे में कितना था दम। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।